हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स का एजुकेशन। आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जहाँ पे से पेपर 1 में 60 क्वेश्चन बनकर निकल कर आएगा। वीडियो का पार्ट नंबर 27 है। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्यूज और पीडीएफ के लिए, और फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हो तो जरूर जुड़ें, बाकी एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। लेट्स गियर अप। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रीड किया जाए और पता किया जाए कि किस तरह का यह सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर। इसका सबसे पहले आपको हैज या हैव का स्ट्रक्चर होता है, इतना तो आइडिया होगा। हैज और हैव का स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है, आफ्टर दैट आपका V3 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह है, और उसका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से किसका स्ट्रक्चर होता है? यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का जो है से कैसे बनता है पैसिव, तो इंट्रोगेटिव का सेम रूल है, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद आपको बीन लग जाएगा। वर्ब के पहले बीन लगा दीजिएगा, बाकी आपको आइडिया होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन के आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है। तो किया जाए तो हैज और हैव यहाँ पे देयर डेस्टिनेशन को उठाइए। अब देयर डेस्टिनेशन को जैसे ही आप उठाइएगा तो उसके अनुसार हैज लगना चाहिए, अभी तक तो कहीं पे कुछ पता नहीं चला है। उसके बाद बीइंग वाला ऑप्शन को हटा दिया जाए, और यहाँ पे लास्ट में दे तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि दे का तो देम होता है, तो दो ऑप्शन कट गया। यहाँ पे हैज देयर डेस्टिनेशन क्यों कटा? यहाँ पे बीइंग लगा हुआ था इसीलिए काट दिया, और यहाँ पे दे था काट दिया, बचा दो ऑप्शन। तो हैज देयर डेस्टिनेशन बीन रीच्ड बाय देम होगा, या हैज देयर डेस्टिनेशन बीन रीच बाय देम। अब बीन के बाद यहाँ पे V3 मांगता है, बट यहाँ पे V1 है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया, तो अब बचिएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे इसको लेके चल जाइएगा, सेंटेंस को करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लेके चलना चाहिए कि सेंटेंस को कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ओके, बाकी रूल यह हो जाता है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। टोटल पैसिव वॉइस आप लोग को देखने को मिलेगा, जितना भी 12 टेंस होते हैं ना, मतलब टोटल 12 मिलाइए, 4 तिया 12 हो जाता है, 4 तिया 12, यानी कि हर एक का 4 पार्ट होता है। तो किसी भी परफेक्ट जो देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। टोटल 3 कट जाता है, 3 और 1 4, तो टोटल 8 जो है से आपको देखने को मिलता है एक्टिव पैसिव होता है। तो 8 का रूल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ नेसेसरी। जो अंडरलाइन पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे एन एस्ट्रोलॉजर, उसको ऐसे इंप्रूव करना है अगर जरूरी हो तो। माई कजन कंसल्टेड एन एस्ट्रोलॉजर हु सी मेट इन डोरंडा। डोरंडा एक रांची प्लेस है, आप लोग को आइडिया होगा। तो जो मेरे कजन है, क्या है, कंसल्ट की थी, यहाँ पे सी है, तो इससे पता चल जाता है कि वो लड़की है। तो कजन के साथ ना कजन ब्रदर या सिस्टर यूज नहीं होता है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन देते हैं, तो थोड़ा आइडिया रखिएगा। माई कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर वगैरह यूज नहीं होता है। ठीक है, सी इज माई कजन या ही इज माई कजन, ऐसे यूज होता है। तो पढ़ लेते हैं, माई कजन कंसल्टेड एन एस्ट्रोलॉजर हु। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हु लगा हुआ है, इसी को हमको इंप्रूव करना है। तो एन एस्ट्रोलॉजर हुज, एन एस्ट्रोलॉजर होम, एन एस्ट्रोलॉजर विच, या फिर नो इंप्रूवमेंट नीडेड। क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एस्ट्रोलॉजर होम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव केस देना है। अब होम और हु कहाँ पे यूज करते हैं? हु कभी भी आप लोग करते हैं तो इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं हु का। और होम करने के लिए किसी चीज़ को रेफर करना होता है, किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, तो वहाँ पे होम यूज करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में। बात समझ में आ रहा है? तो किसी को रेफर करना होता है, किसी के बारे में बताना होता है, तो वहाँ पे होम का यूज होता है, हु का यूज नहीं होता है। हु आप लोग इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे माई कजन कंसल्टेड एन एस्ट्रोलॉजर, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर था होम सी मेट, जिनके से वो मिली, यानी कि यहाँ पे रेफर करना है उसको कि वह एक पर्सन था, एस्ट्रोलॉजर था, जिससे वह मिली थी। तो रेफर करने के लिए आप लोग हुज का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है हुज का, होम का यूज और हु का यूज, सॉरी हुज बोल दिया, होम का यूज और हु का यूज। इसका ये ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा ना, होम। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? एन एस्ट्रोलॉजर होम। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ चुका है? दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसको डायरेक्ट फॉर्म बताना है, यानी कि इनडायरेक्ट आपको जो है से स्पीच है, इसको आपको डायरेक्ट बनाना है। सी आस्क्ड हिम इफ ही वुड ज्वाइन हर ऑन हर ट्रिप टू सिक्किम। तो वह पूछ रही है कि क्या तुम ज्वाइन करोगे मेरा ट्रिप में सिक्किम के लिए। तो देखिए क्या होता है, तो क्या होना चाहिए? सी आस्क्ड हिम, विल आई, विल यू, क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा ऑप्शन नंबर डी? अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो सी आस्क्ड हिम लग जाएगा, उसके बाद देखिए इफ और वेदर लगा हुआ है, तो यानी कि यस नो क्वेश्चन है, इसको यस नो में आप लोग आंसर कर सकते हैं। ओके, तो विल सबसे पहले आएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, हमेशा जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच का जो लास्ट होता है कभी भी क्वेश्चन मार्क से नहीं होगा, हमेशा फुल स्टॉप होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज यूज्ड टू गिव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, इट इज़ नॉट यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन
मतलब हम लोग नहीं पूछते हैं, हम लोग देते हैं इन्फॉर्मेशन। इसीलिए हमेशा जो है से पैसिव सॉरी बार बार पैसिव आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी जो है ना से फुल क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, तो इसका खासा ख्याल रखें। तो सी आस्क्ड हिम क्यों हो गया विल, अब विल अगर यू आ गया तो यू जो होता है सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, सन का तो फॉर्मूला आपको आइडिया होगा, सन का 1 2 3, इतना नॉइज पोल्यूशन है ना। चलिए तो देखते हैं तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन यहाँ पे यू है, यू आता है हिम के, हिम है यहाँ पे, तो हिम के अनुसार क्या लगना चाहिए, तो हिम के अनुसार इसका ही लगना चाहिए सब्जेक्टिव केस में। तो इफ ही वुड, उसका ज्वाइन, अब मी है तो मी देख लीजिएगा, तो ज्वाइन लड़की के बारे में है, तो हर ज्वाइन हर ऑन हर ट्रिप टू सिकम चला जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए जाए, ठीक है। तो डी होगा, बाकी सारे ऑप्शंस कोई नहीं होगा। तो सी आस्क्ड हिम विल यू ज्वाइन मी ऑन माई ट्रिप टू सिक्किम, सही आंसर जाएगा। ओके, यही इसका डायरेक्ट फॉर्म होगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा ही वुड लगेगा, ओके, वुड ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमको बनाना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एरर पता करना है। ही हैव नेवर एंड विल नेवर टेक योर सजेशन ऑन दिस प्रोजेक्ट, बोला है कि वह तो कभी, ही हैव नेवर एंड विल नेवर टेक, ना तो कभी लिया है ना कभी लेगी तुम्हारा सजेशन इस प्रोजेक्ट पे, तो क्या लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए ही जो होता है थर्ड पर्सन है, क्या है, ही सी, जितना भी ईट होता है या जितना भी ऑल नेम्स, ये सारा के साथ आप लोग को देखने को मिलेगा हैज का यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, हैज का यूज किया जाता है, जबकि पार्ट नंबर ए में यहाँ पे हैव लगाया हुआ है, तो ही हैव नेवर नहीं होगा, ही हैज नेवर होना चाहिए, तो पार्ट नंबर ए में है। इजी क्वेश्चन था यह, आपको पता होना चाहिए। ओके, दे यू विल दे यू वी वगैरह आएगा, ये सब के साथ आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप लोग हैव का यूज करेंगे। चूज द करेक्ट वन वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, इसको बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदला एक शब्द है। फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि जिसको लॉ के द्वारा फॉरबिडन या प्रोहिबिट कर दिया गया है, रोक दिया गया है, उसको प्रतिबंधित है, उसको बोलते हैं फॉरबाइट करना या प्रोहिबिट करना। ओके, तो इसका क्या होना चाहिए, लेजिटिमेट, लॉफुल, इलीगल या फिर लीगल। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका होगा इलीगल, जो है से लॉ के द्वारा जिसको है से बंद कर दिया गया वो इलीगल हो जाता है, क्या होता है, इलीगल। जैसे आप लोग की शराब पीकर जो है, हड़िया पीकर शराब पीकर जो है से आप लोग गाड़ी नहीं चला सकते, वो इलीगल माना जाता है। ओके, तो उसको इलीगल है, यानी कि फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड वाला है, रूल के द्वारा उसको प्रतिबंधित किया जा चुका है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं, लेजिटिमेट, लीगल और लॉफुल या और लीगल, सारा मतलब होता है वैध, यानी कि जो नियम के अनुरूप हो ना, नियम के जो अकॉर्डिंग होता है उसको बोलते हैं वैध, यानी कि इलीगल का सारा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इलीगल का सारा एंटोनिम्स हो जाएगा। क्लियर, चलिए एक याद रख लीजिएगा, नल एंड वॉइड बहुत यूज होता है। नल एंड वॉइड एक इडियम है, नल एंड वॉइड मतलब होता है इनवैलिड, क्या होता है, इनवैलिड, इसको भी याद रख लीजिएगा, काम आएगा। आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वन वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, तो जो यहाँ पे दिख रहा है फिर से वन वर्ड है, वन हु नो एवरीथिंग, क्या होता है, वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, उस सब लोग बोलते हैं सर्वज्ञ, क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। विद्वान वगैरह नहीं होगा ना, तो विद्वान वगैरह देखा तो मत लगाइएगा, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट या फिर ओमनीवरस। तो इसका होगा ओमनीसेंट, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, उसको बोलते हैं ओमनीसेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो सब जगह मौजूद हो, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है, ओमनीपोटेंट होता है वन हु इज ऑल पावरफुल, ठीक है, सर जो सर्वशक्तिमान है उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीवरस क्या होता है, जो मांस और जो मीट वगैरह और जो मतलब जो हर्बीवोरस भी हो और कार्निवोरस भी हो, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। समझ में आ गया ना, जो घास उस खाता है और जो मीट वगैरह खाता है, दोनों होता है ओमनीवोरस के अंतर्गत आता है, जैसे ह्यूमन बीइंग वगैरह हो गया। आंसर क्या हो गया, सारा का मीनिंग समझ में आ चुका हो। आंसर हो गया ओमनीसेंट, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, स्टर्न। इसका स्टर्न एक वर्ड है जिसका आपको सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग बताना है, तो क्या होगा, मिल्ड, लीनियंट, माइल्ड होगा, सॉरी माइल्ड, लीनियंट, जेंटल या फिर स्ट्रिक्ट। तो देखिए स्टर्न मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्त टाइप का, हट्टी टाइप का। स्ट्रिक्ट होगा, क्या होगा, स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। स्टर्न मतलब होता है स्टबर्न, क्या होता है, स्टबर्न, पहले ही बताया था। स्टबर्न होता है विलफुल होता है, मतलब जिद्दी टाइप का ना, जिद्दी टाइप का, उसको बोलते हैं स्टर्न, तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बाकी जेंटल, लीनियंट और माइल्ड सबका मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी उदार टाइप का। ओके, नेक दिल का इंसान बोलते हैं उसको, ठीक है, उदार टाइप का, काइंड टाइप का पर्सन। ओके, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। स्टर्न मीन्स हट्टी टाइप का इंसान, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट का होना। ही फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन ओनली 4 days। यहाँ पे देखा जाए, पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया जाए किसको करना क्या है। तो इस सेंटेंस को आपको बताना है कि कहाँ पे ग्रामेटिकल जो एरर है उसको पता करना है उस सेगमेंट को।
टू रीड होना चाहिए, गड़बड़ी है उसमें, या फिर इन ओनली 2 days सच अ थिक बुक, या फिर ही फिनिश। तो इस पार्ट में कहाँ पे गड़बड़ी है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, इस पार्ट में गड़बड़ी है आपका टू रीड में। अब टू रीड यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। अब टू रीड यूज क्यों नहीं होना चाहिए कि ध्यान दीजिएगा, ही फिनिश्ड वहाँ पे जो उसका जो काम करने वाला है फिनिश है रीडिंग का काम, तो रीडिंग वहाँ पे कंटिन्यू था, एक कंटिन्यूड एक्शन है, तो कंटिन्यूड एक्शन वगैरह के लिए हम लोग रीड नहीं रीडिंग का यूज करेंगे ना, किसका, रीडिंग का। ही फिनिश्ड रीडिंग सच अ थिक बुक इन ओनली 4 days, इतना मोटा बुक वह 4 दिन में मात्र जो है ख़त्म कर दिया। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे टू रीड नहीं रीडिंग होना चाहिए। क्यों होगा, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ डूइंग एन एक्शन, सब्जेक्ट जो है किसी एक्शन को कर रहा है, क्या कर रहा है, सब्जेक्ट जो है किसी एक्शन को कर रहा है, तो उस एक्शन को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको V4 देना होगा, यानी कि रीडिंग का एक्शन उसका फिनिश्ड हो गया था ना, रीडिंग का एक्शन यानी कि कंटिन्यूड एक्शन को हमको शो करना है, इसीलिए यहाँ पे रीडिंग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, फिर से बताना है कि एक कौन सा पार्ट में एरर है। इट इज़ हाई टाइम वी मेक सम चेंजेज अराउंड हियर, ठीक है, तो यह हाई टाइम आ चुका है, जो कि क्या करना है, हम लोग को कुछ चेंज वगैरह करना है। सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, तो देखिए सेंटेंस का एक रूल होता है, पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर से मूव करेंगे क्वेश्चन पे। देखिए अगर सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो ये जो होता है हमेशा फॉलो होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 लगने वाला है। बात समझ में आ रहा है, तो जब कभी भी देख लीजिए इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, etc आर यूज, देन द वी विल ऑलवेज यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हियर मेक शुड रिप्लेस्ड विथ मेड। ओके, तो इसको मेड बना दीजिए, सही हो जाएगा। समझ में आ चुका है, इट इज़ हाई टाइम वी मेड सम चेंजेज अराउंड हियर। और बाकी आप लोग का कोर्स जल्द लॉन्च होने वाला है, कुछ वीडियो अपलोड किया जा चुका है, और कुछ आपके कुछ लगभग तब तक 10-15 वीडियो अगर हो जाता है तो तुरंत आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो ज्वाइन कर लीजिएगा जिनका बेसिक हो रहा ठीक नहीं हुआ, बहुत नॉमिनल प्राइस रखने वाला हूँ। ओके, मेरा पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, एजुकेशन को जो है सोसाइटी में सच में इम्पार्ट करना है और एक एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। तो देखते हैं, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ओके, बहुत कम नॉमिनल प्राइस रखूँगा, वीडियो कोर्स पूरा डिटेल में देने वाला हूँ, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा एक बात होता है कि मान लेते हैं कि इतना ज़्यादा मेहनत कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी सोसाइटी में हेल्प करना है, तो आपको अगर हेल्प करना होगा तो आपको हेल्पलेस नहीं होना होगा। आप अगर कुछ सक्षम रहें तब तो दूसरों को मदद करेंगे, तो पहले खुद की मदद कीजिए, उसके बाद दूसरों को कीजिएगा। बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा बहुत जल्द। दोनों हिंदी मतलब पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसको करेक्ट कर लीजिए, बी है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी को टिक कर लिया जाए। ओके, तो उल्टा पुल्टा करके ऑप्शन देगा तो देख लीजिएगा, बी होगा ना, उल्टा पुल्टा करके कभी कभी देते हैं। यही सारा कुछ था, इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये जो आपका थंबनेल में दिख रहा था क्या है, इसको चर्चा कर लेते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। फ्रॉन लिखा हुआ है, फ्रोथ लिखा हुआ है, फ्रेंड लिखा हुआ है, या फ्रोजन लिखा हुआ है, कौन सा इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड है। फ्रेंड तो पता होगा ना, इतना सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है डेली फेसबुक पे और पता नहीं कहाँ कहाँ, तो वो तो पता होगा। फ्रोजन वगैरह सही है या नहीं है, तो फ्रोजन बिल्कुल सही है, फ्रेंड भी बिल्कुल सही है, फ्रोथ भी बिल्कुल सही है। फ्रोन जो है गलत वर्ड है। फ्रोन क्या होता है, इसका सही वर्ड होता है FROWN, क्या होता है FROWN। और फ्रोन मतलब क्या होता है, फ्रोन मतलब होता है इतना ज़्यादा गुस्सा कराना कि पूरा भौवें सिकुड़ जाता है। तो इस जो वुमन है, देख लीजिए इनको, इनका जो इतना गुस्सा कर रहे हैं कि इनका जो भौवा यहाँ पे सिकुड़ रहा है, देख रहे हैं। तो यही जो है बताने के लिए आपको लिया गया था कि इनका भौवा सिकुड़ रहा है, तो यह समझ गए कि, तो ये देख लीजिएगा यहाँ से इनका जो साइन वगैरह बन रहा है ना, भाव तो इधर होता है, तो भाव भी सिकुड़ता है और यहाँ पे सिकुड़ जाता है। तो ये सारा जो सिकुड़ता है उसी को आप लोग फ्रॉन बोलते हैं। सही स्पेलिंग FROWN। ये क्या है, फ्रोथ क्या होता है, फ्रोथ मतलब आप लोग झाग नाम सुने हैं, झाग, तो वही फ्रोथ होता है। फ्रोथ प्रोटेक्शन मेथड आप लोग पढ़े होंगे साइंस में। और बाकी इसका एक और साइन नाम ले लीजिए, झाग का क्या होता है, झाग का होता है लेथर, LATHER। ओके, तो ये भी होता है इसका झाग का लेथर, LATHER। ओके, बाकी क्या होता है फ्रोन, आई होप कि अच्छे समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 11 पे मूव करते हैं। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ नीड, अगर जो जरूरत हो तो इसको अंडरलाइन पार्ट को क्या किया जाए इंप्रूव। पीपल आर स्लोली रनिंग टू देयर नॉर्मल रूटीन आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन। तो देखिए, तो क्या होना चाहिए, क्लोजिंग या ओपनिंग डाउन, क्लोजिंग अप, या फिर नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो देखिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है। पीपल क्या होता है, जो नॉर्मल रूटीन था उस पर मूव कर रहा है उन लोग, जैसे ही लॉकडाउन खुला तो ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन यानी कुछ प्रोसेस जैसे ही कंटिन्यू हुआ वह दूसरा प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू हो गया। तो ओके समझ गया, तो पीपल आर स्लोली रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल रूटीन। इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा ना, ओपनिंग अप नहीं होगा, ठीक है। तो सॉरी मतलब ओपनिंग अप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर जाएगा, बिल्कुल सही सेंटेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनः है से आपको यह इस पार्ट को आपको देखना है कि कहाँ पे गड़बड़ी है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको इंप्रूव करना है, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा। दे आर अनलाइकली टू स्टेक टू क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट रूल इज इमिनेंट। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट वगैरह आप लोग बनाने के लिए झारखंड में 81 जो विधानसभा सीट है, तो आप लोग को लगभग जो होता है से 41 सीट लाना होता है। तो 41 सीट अगर कोई नहीं ला पाता है तो क्या होता है, अब वहाँ पे जैसे कोalition गवर्नमेंट वगैरह आ जाता है, और अगर बहुमत साबित नहीं होता है नो, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। आपको ये सब आइडिया होगा आर्टिकल 356 के तहत। तो ये सारा कुछ है, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो वो जैसे अनलाइकली टू स्टेक टू क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट लगता नहीं है कि बनेगा, तो लगता है कि वहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो वहाँ पे लगने के करीब है। यहाँ पे जो इज इमिनेंट लिखा हुआ है ना, वो गड़बड़ी है, यानी कि एंड द प्रेसिडेंट रूल इज इमिनेंट, मतलब लगता है कि प्रेसिडेंट रूल आने वाला है। तो इज इमिनेंट ए वाला इमिनेंट नहीं होगा, आपका इमिनेंट होगा बी वाला इमिनेंट। तो IMMINENT होगा। इमिनेंट का मतलब होता है लगभग, अब नज़दीक है, करीब। तो करीब का सेंस देना, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगने के करीब है, उसके निकट है। इस इमिनेंट का मतलब फेमस होता है, इमिनेंट का मतलब फेमस होता है, रेनाउंड होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस वाला इमिनेंट यूज होगा, ए वाला इमिनेंट नहीं हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन जो है से आपको फंसाते हैं। और जो मैं कोर्स बनाया हूँ तो इसको मैं होमोन फोन्स वगैरह को डाला हूँ इस चैप्टर को, इस चीज़ को, जैसे कि ऐसे ऐसे वर्ड्स जो इमिनेंट और इमिनेंट एक जैसे साउंड करता है। और मैं यहाँ पे सिलेबस में डिस्कस भी किया हूँ कि आपको सिर्फ वही मैं चीज़ बताऊँगा जो कि एग्जाम में आता है। फालतू चीज़ बहुत सारा माइंड में बाढ़ आ जाएगा। तो एग्जाम क्लियर करना है, बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे इज इमिनेंट हो जाएगा, बाकी तो सिलेबस तो आता है। चूज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडियम। जो इडियम आपको दिख रहा है इसका मीनिंग आपको बताना है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, क्या होगा? ग्रीन आइड मॉन्स्टर का क्या मतलब? मॉन्स्टर मतलब राक्षस होता है, दैत्य होता है। फीलिंग ऑफ बीइंग जॉयस, फीलिंग ऑफ बीइंग जीलस, फीलिंग बैड अबाउट हैपनिंग्स, और या फीलिंग अनलकी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में लकी फील करना। तो देखिए जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग जीलस, ठीक है, ईर्ष्या का भाव उसको बोलते हैं। ईर्ष्या मतलब जलन का जो भाव होता है उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ बीइंग जीलस, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ये ओथेलो बुक है, आपका याद है आपको? ओथेलो जो है, ओथेलो जो है विलियम शेक्सपियर का, ओके, विलियम शेक्सपियर का ओथेलो जो है, उसी में यह देखने को मिलेगा ग्रीन आइड मॉन्स्टर ना, यह इडियम यूज हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वहाँ से निकल कर आया है फीलिंग ऑफ बीइंग जीलस। क्वेश्चन 14 पर मूव करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो सीगमेंट है सेंटेंस का वह इसमें एरर है। ही स्टॉप्ड कॉपिंग व्हेन द एग्जामिनर वार्न हिम। कॉपिंग, ही स्टॉप्ड व्हेन द एग्जामिनर, और या वार्न हिम। तो ध्यान से देखा सेंटेंस व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग, वह जो है से कॉपी करना स्टॉप कर दिया। देखिए यहाँ भी वो सेंटेंस था कि वह स्टॉप कर दिया कॉपी करना, यानी कि जो काम हो रहा था, तो जो काम कंटिन्यू था उसके लिए बिफोर लगता है। और ऐसे भी कुछ भर्ब देखिएगा ना, स्टॉप वगैरह होता है, स्टार्ट वगैरह होता है, ओके। तो उस सबके बाद अगर भर्ब आता है ना डायरेक्ट, तो उस बिफोर फॉर्म में होता है, तो इसको कुछ आइडिया होना चाहिए। तो देख लीजिएगा यहाँ से ही स्टॉप्ड कॉपिंग व्हेन द एग्जामिनर वार्न हिम। तो सेंटेंस यहाँ पे पैसिव में है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 का सेंस है, तो व्हेन द एग्जामिनर वार्न हिम नहीं वार्न हिम लगना चाहिए, यहाँ पे V2 फॉर्म होना चाहिए। तो वार्न का V2 वार्नड होगा, ओके, क्या होगा? वार्नड होगा। आंसर कहाँ चला जाएगा? आंसर चला जाएगा डी में, ठीक है, V2 फॉर्म लगेगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं। देखना है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस आर, आज बहुत सारा शोर हो गया ना, सॉरी फॉर दैट मेरे हाथ में कुछ होता नहीं है, ओके, सॉरी फॉर दैट। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस आर द कॉज ऑफ हर शेकिंग। तो बोला जा रहा है कि जो एक्साइटमेंट है और एज वेल एज नर्वसनेस है उसका शेकिंग का कॉज है। तो इसमें गड़बड़ी कहाँ पे है? तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अगर कोई दो को सब्जेक्ट है, इफ द सब्जेक्ट इज ज्वाइंड विथ, अगर दो सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट्स होना चाहिए था ना, सब्जेक्ट्स आर होना चाहिए था। इफ द टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ, अगर दो सब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको बोलते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, अगर ज्वाइन होता है एज वेल एज विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, नथिंग बट, अनलाइक, नो लेस देन, रेदर देन, हेल्प्ड बाय, एक्कम्पनीड बाय, एंड नोट, एक्सेप्ट, ये सब अगर वर्ड से कनेक्ट होता है तो वर्ब हमेशा जो होता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इसको आइडिया रखिएगा। क्या होता है? वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर ये सारे वर्ड्स जो ऐसे यूज होते हैं दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, अगर ये सारे वर्ड्स अगर यूज हुए हैं तो वहाँ पे हमेशा जो है जो वर्ब आने वाला है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आने वाला है, अगर बीच में ये सारे वर्ड्स वगैरह यूज हुए हैं तो। आ गया? तो इस सेंटेंस के यहाँ से स्टडी कर लिया जाए तो देखते हैं। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, तो एक्साइटमेंट यहाँ पे इसका जो है
से इसका सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार यहाँ पे आर नहीं लगना चाहिए, इसके अनुसार इसको इज मांगता है। ओके ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। तो पार्ट नंबर बी है पार्ट नंबर ए में, तो इसको टिक लगा लिया जाए। क्वेश्चन 16 देखते हैं, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आपको फिर से एक ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। आपको मैं जो पेपर डिस्कस किया था जेएसएससी का, तो उसमें बताया था कि ईडियम थोड़ा ज़्यादा पूछ रहे हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम पूछ रहे हैं, और फिलर सबसे ज़्यादा पूछते हैं। बहुत सारा पास्ट पेपर में देखा किसी भी एग्जाम का जेएसएससी का, तो फिलर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बोला जाता है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो क्या करना है, कैट को बैग से निकाल देना है। तो क्या करना है, इसका मीनिंग क्या होगा, टू कीप अ सीक्रेट, सीक्रेट रखना, टू गिव अवे सीक्रेट, गिव अवे सीक्रेट, टू फील वेरी नर्वस या रिमेन कॉल्म, शांत रहना। तो देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। तो गिव अवे अ सीक्रेट, गिव मतलब किसी सीक्रेट को बाहर निकाल देना, उसको बता देना, तो उसको बोलते हैं गिव अवे अ सीक्रेट। तो इसके लिए इडियम यूज होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू गिव अवे अ सीक्रेट, दैट्स इट। तो हो गया, इसको समझ चुके होंगे। बाकी अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, कभी कभी बोला जाता है अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है, अ कैट ऑन हॉट ब्रिक का मतलब होता है वेरी अनकंफर्टेबल। सोचिए कि एक ब्रिक है, उस पर कैट को आप बैठा दिए, तो कैट बैठाए तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा, यानी कि उसको लगेगा कब यहाँ से उछल के भाग जाएँ। तो इसके कुछ आइडिया में से ईडियम से यूज होता है। तो यही 16 क्वेश्चन आज मैं लिया था। वीडियो कैसा लगता है जरूर बताएं, बाकी यहाँ तक आते हैं जरूर लिखें। सी यू देन, वंदे भारतम।